हेलो, नमस्कार। मैं हूँ दृष्टि जैन एंड वेलकम टू दिस वीडियो सीरीज़ जिसका नाम है घटना सूत्र। इस वीडियो सीरीज़ में हम डिस्कस करेंगे ज्योग्राफी की एनसीईआरटी लेटेस्ट एडिशन फ्रॉम क्लास 6th टू क्लास 12th। हम फिजिकल ज्योग्राफी भी डिस्कस करेंगे और ह्यूमन ज्योग्राफी भी डिस्कस करेंगे। इस पूरे वीडियो सीरीज़ में अप्रॉक्सीमेटली 30 to 35 लेक्चर्स होंगे जिसमें पूरी आपकी ज्योग्राफी की एनसीईआरटी कवर हो जाएगी। और एक वीडियो सीरीज़ में हम कंटेंट के साथ साथ पीवाईक्यूज़ भी देखेंगे, पीवाईक्यूज़ यूपीएससी के भी देखेंगे और स्टेट पीसीएस के भी देखेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी को ये वीडियो काफ़ी अच्छी तरीके से समझ आएगी, क्योंकि मेरा जो इन्वॉल्वमेंट है ना यूपीएससी के साथ काफ़ी लंबा है। मैंने यूपीएससी में 6 अटेम्प्ट्स दिए हुए हैं, उसमें 3 मेंस दिया हुआ है। मैंने फॉरेस्ट के मेंस लिखे हैं, 2 फॉरेस्ट का मेंस लिखा है और 2 फॉरेस्ट के इंटरव्यू दिए हुए हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी को ये वीडियो लेक्चर काफ़ी पसंद आएगा, जिसमें मैं साथ साथ अंडरलाइन भी करते जाऊँगी और इम्पॉर्टेंट चीज़ें मार्क करते जाऊँगी। तो आप बस अपने सामने एनसीईआरटी की बुक रखिएगा, जो चीज़ हम पढ़ रहे हैं उसको ध्यान से पढ़िएगा और इसको बार बार रिविजन करते जाइएगा। तो चलो बिना लेट किए हम स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द घटना सूत्र वीडियो लेक्चर सीरीज। हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू द सेशन ऑफ घटना सूत्र। अब हम इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे आगे के ज्योग्राफी क्लास 6th एनसीईआरटी के आगे के चैप्टर्स। तो नेक्स्ट चैप्टर दैट इज चैप्टर 3, उसका नाम है मोशंस ऑफ द अर्थ। तो मोशंस ऑफ द अर्थ में हम पढ़ेंगे, पहले हम ओवरव्यू लेते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे रोटेशन के बारे में, फिर रिवोल्यूशन के बारे में, फिर हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ ऑर्बिटल प्लेन, व्हाट इज़ सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि रिवोल्यूशन क्या होता है और कैसे सीजन्स चेंज होते हैं रिवोल्यूशन के अकॉर्डिंग। देन वी विल रीड व्हाट इज़ लीप ईयर, और लीप ईयर में कैसे डेज, नंबर ऑफ डेज चेंज होते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे व्हाट इज समर सॉल्स्टिस, व्हाट इज विंटर सॉल्स्टिस एंड व्हाट इज इक्विनॉक्स। और ऐसे कंप्लीट होगा हमारा ये वाला चैप्टर दैट इज मोशन ऑफ अर्थ। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं व्हाट इज मोशन ऑफ अर्थ। तो द फर्स्ट इज रोटेशन। सो रोटेशन इज द मूवमेंट ऑफ अर्थ ऑन इट्स ओन एक्सिस। ये इंपॉर्टेंट है। रोटेशन इज द मूवमेंट ऑफ अर्थ ऑन इट्स ओन एक्सिस. The movement of earth around the sun in a fixed path or orbit is called revolution. तो जब अर्थ अपने ही एक्सिस पे रोटेट करे, अपने ही एक्सिस पे घूमेगा तो उसको बोलेंगे रोटेशन। और जब अर्थ एक फिक्स्ड ऑर्बिट में घूमेगा, सन के अराउंड घूमेगा, तो उसको बोलेंगे रिवोल्यूशन. The axis of earth, which is imaginary line, makes an angle of 66.5 degree with its orbital plane. तो क्या होता है, अर्थ, इसमें क्या बोला गया है कि जो अर्थ है वो अपने ऑर्बिटल प्लेन से 66.5 डिग्री का एंगल बनाता है। किससे? एक इमेजिनरी लाइन से. The plane formed by the orbit is known as orbital plane. The earth receives light from the sun. Due to the spherical shape of earth, only half of it gets the light from the sun at the same time. तो अब क्या बोल रहा है कि अर्थ का स्फेरिकल शेप है, तो उसके कारण सिर्फ हाफ ऑफ द अर्थ को लाइट मिलती है सन से एक बार में, अगले पार्ट को दूसरे टाइम में मिलती है. द पोर्शन फेसिंग द सन एक्सपीरियंसेस डे while the other half which is away from the sun experiences night. और द सर्कल विच डिवाइड्स द डे फ्रॉम नाइट ऑन द ग्लोब इज कॉल्ड सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन. तो क्या बोल रहे हैं, एक सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन होता है, तो जिस पार्ट पे लाइट पड़ती है वो डे रहता है, जिस पार्ट पे लाइट नहीं पड़ती है वो नाइट होता है. तो जो एक इमेजिनरी सर्कल है उसको हमने बोल दिया सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन. द अर्थ टेक्स अबाउट 24 hours to complete one rotation around its axis. The period of rotation is known as Earth Day. तो जो 24 hours का टाइम पीरियड होता है उसको हम बोलते हैं अर्थ डे. दिस इज द डेली मोशन ऑफ अर्थ. तो अब देखो यहाँ पे एक डायग्राम देखो, यहाँ पे बताया हुआ है कि कैसे इंक्लिनेशन ऑफ अर्थ को समझाया गया है एक्सिस से और ऑर्बिटल प्लेन से. तो अभी अपन ने देखा था ये वाला जो डैश 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 वाली लाइन है, द प्लेन ऑफ द अर्थ्स ऑर्बिट. तो ये अर्थ के ऑर्बिट का प्लेन है, उससे जो अर्थ की एक्सिस है वो 66.5 डिग्री का एंगल बना रही है और वर्टिकल से 23.5 डिग्री का एंगल बन रहा है. अब नेक्स्ट हम आते हैं कि व्हाट इज रिवोल्यूशन. द सेकेंड मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन इन इट्स ऑर्बिट इज नोन एज रिवोल्यूशन. तो किसके मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन इन इट्स ऑर्बिट इज नोन एज रिवोल्यूशन. तो अर्थ को कितना टाइम लगता है रिवोल्यूशन करने में? अर्थ टेक्स 365 and 1/4 days, जिसको हम अभी 1 ईयर बोलते हैं. तो 365 and 1/4 days टू रिवॉल्व अराउंड द सन. तो इसको हम कंसिडर कर लेते फॉर अवर कन्वीनियंस 365 डेज और इग्नोर कर देते हैं जो आगे के 6 घंटे हैं, दैट इज 1/4 डे.
अब यहाँ पे डू यू नो में देखो, द एंशियंट इंडियन एस्ट्रोनॉमर आर्यभट्ट हैड स्टेटेड दैट अर्थ इज राउंड एंड इट रोटेट्स ऑन इट्स ओन एक्सिस। तो ये एंशियंट फिलोसोफर्स का बता रहे हैं कि आर्यभट्ट ने बोला था कि अर्थ राउंड है और वो रोटेट करता है अपने एक्सिस में। अब अपन देखते हैं ये वाला जो डायग्राम है ना, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे वो देखो बीच में है सन और अर्थ के अलग अलग टाइम के हिसाब से अर्थ की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सन दिखाई गई है। तो अपन क्लॉकवाइज में मूव करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे नीचे से चलो स्टार्ट करते हैं इक्विनॉक्स। तो इक्विनॉक्स स्प्रिंग के टाइम बोला है कि 23 सितंबर। उसके बाद हम आते हैं समर में, जब सदर्न हेमिस्फीयर में समर है तो विंटर सॉलिस्टिस है 22 दिसंबर को। उसके बाद वापस इक्विनॉक्स आता है 21 मार्च को, जब स्प्रिंग रहती है नदर्न हेमिस्फीयर में। उसके बाद हम आते हैं समर रहता है जब नदर्न हेमिस्फीयर में, समर सॉलिस्टिस 21 जून की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे, ठीक है। अब इसके बाद इन्हीं सब चीज़ों को जो अभी हमने डायग्राम में देखा उसको हम आगे पढ़ेंगे। 6 hours saved every year are added to make 1 day extra over a span of 4 years। तो देखो जैसे अभी हमने देखा ना कि 1/4 डे बचता है, तो 1/4 डे इज इक्वल टू 6 hours। तो ऐसे ही हम यदि 6 घंटे 4 बार ऐड करेंगे तो दैट इज 24 hours। तो 24 hours बराबर एक दिन। तो ये जो सरप्लस डे होता है ना, इट इज एडेड टू द मंथ ऑफ फेब्रुवरी। Thus, every 4th year, February is of 29 days instead of 28 days। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, लीप ईयर बोलते हैं। तो लीप ईयर में कितने दिन होते हैं, 366 डेज होते हैं लीप ईयर में। नाउ इसमें बोला गया है इट इज क्लियर फ्रॉम द अर्थ, इट इज क्लियर दैट द अर्थ इज गोइंग अराउंड द सन इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट। तो देखो ये बोलना चाह रहे हैं कि ये वाला डायग्राम देख के हम समझ सकते हैं कि ये जो ऑर्बिट बना हुआ है ना सन के अराउंड अर्थ का, तो दैट इज इलिप्टिकल। ये ऐसा नहीं कि एकदम सर्कल है, इलिप्टिकल मतलब होता है अंडाकार, एग के जैसा है इलिप्टिकल, ठीक है। अब हम देखते हैं यहाँ पे, you will see that 21st June the northern hemisphere is tilted towards the sun। तो बोल रहे हैं कि 21 जून को क्या है, देखो अपन यहाँ पे देखते हैं 21 जून क्या है, यहाँ पे देखो 21 जून। तो 21 जून को क्या है, नदर्न हेमिस्फीयर सन की तरफ टिल्टेड है, ठीक है। सन on 21st June northern hemisphere is tilted towards the sun। The rays of the sun fall directly on the Tropic of Cancer। As a result, these areas receive more heat। The areas near the poles receive less heat as the rays of the sun are slanting। The North Pole is inclined towards the sun and places beyond the Arctic Circle experience continuous daylight for about 6 months। Since a portion of northern hemisphere is getting light from the sun, it is summer in the regions north of equator। The longest day and the shortest night at these places occur on 21st June। At this time in the southern hemisphere all these conditions are reversed। तो क्या बोलना चाह रहा है, जो भी कंडीशन हमने पढ़ी वो नदर्न हेमिस्फीयर में जैसे समर है तो सदर्न हेमिस्फीयर में उस टाइम होगा विंटर। इट इज विंटर सीजन इन सदर्न हेमिस्फीयर। द नाइट्स आर लॉन्गर देन द डेज। द पोजिशन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड समर सॉलिस्टिस। और जो ये समर सॉलिस्टिस और विंटर सॉलिस्टिस हम आगे पढ़ रहे हैं, ये बहुत बार पूछा हुआ है प्रीलिम्स में। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है MPPCS 1995 में पूछा गया है, UPPCS 2003 में पूछा गया है, UPPCS 1997 में पूछा गया है और UPSC 2005 में पूछा गया है। सो फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब हम आते हैं विंटर सॉलिस्टिस के बारे में। On 22nd December, the Tropic of Capricorn receives direct rays of sun as the South Pole tilts towards it। तो क्या बोल रहे हैं, 22 दिसंबर को, जैसे अपन ऊपर देखे थे कि 21 जून को क्या होता है कि समर सॉलिस्टिस होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर टिल्टेड होता है सन की तरफ। अब 22 दिसंबर को क्या हो रहा है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इज टिल्टेड टुवर्ड्स द सन। As the sun's rays fall vertically at the Tropic of Capricorn, a large portion of the southern hemisphere gets light। Therefore, it is summer in the southern hemisphere with longer days and shorter nights। The reverse happens in the northern hemisphere और इस पोजीशन को हम बोलते हैं विंटर सॉलिस्टिस। अब ये दो डेट्स हमने देख ली, सबसे पहले 21 जून की और 22 दिसंबर की। अब हम अगला आते हैं कि इक्विनॉक्स क्या होता है। तो 21 मार्च और 23 सितंबर को जो डायरेक्ट सन रेज हैं दैट फॉल्स ऑन द इक्वेटर। At this position, neither of the poles is tilted towards the sun। तो इस पोजीशन पे क्या होता है, कोई भी पोल सन की तरफ tilted नहीं है। So the whole of the earth experiences equal days and equal nights। तो इस पोजीशन को बोलते हैं इक्विनॉक्स। और ये कब आता है, 21 मार्च और 23 सितंबर। अब क्या बोलना चाह रहा है, on 23 सितंबर it is autumn season
इन द नदर्न हेमिस्फेयर एंड स्प्रिंग सीजन इन द सदर्न हेमिस्फेयर। तो अभी डिफ्रेंशिएट कर रहा है कि 23 सितंबर को क्या है, ऑटम होता है नदर्न हेमिस्फेयर में और स्प्रिंग होता है सदर्न हेमिस्फेयर में, और इसी का अपोजिट होता है 21 मार्च को, जब स्प्रिंग होता है नदर्न हेमिस्फेयर में और ऑटम होता है सदर्न हेमिस्फेयर में। तो इसमें इसलिए आगे लिखा है दस यू फाइंड दैट देयर आर डेज एंड नाइट्स एंड चेंजेस इन सीजन्स बिकॉज ऑफ रोटेशन एंड रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ रिस्पेक्टिवली। तो डेज और नाइट्स किसके हिसाब से चेंज होते हैं, रोटेशन के हिसाब से। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम पर्सपेक्टिव से। और सीजन किसके हिसाब से चेंज, सीजन क्यों चेंज होते हैं, बिकॉज ऑफ द रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। तो यहाँ पे हमारा मोशन ऑफ द अर्थ चैप्टर खत्म होता है। आई होप आप सभी को समझ आया होगा। इसके बाद हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, दैट इज मैप। अब मैप के बारे में अपन क्या, मैं यहाँ पे ये बोलना चाहूँगी कि मैप इट इज़ लेस इम्पॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट यदि एक स्टूडेंट को ज्योग्राफी पढ़ना है। बिना मैप पढ़े या बिना उसके सिंबल्स पढ़े यू कैन नॉट अंडरस्टैंड व्हाट इज ज्योग्राफी, हाउ द प्लेसेस आर लोकेटेड एंड हाउ यू विल अंडरस्टैंड वेरियस फिजिकल फीचर्स ऑफ अर्थ ऑल्सो। तो इसलिए ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर मैप। You have learnt in the previous chapter about the advantages of globe. However, globe has limitations as well. अभी हमने इसके पहले चैप्टर में पढ़ा था ना ग्लोब क्या होता है, तो ग्लोब के बारे में बोला गया कि ग्लोब के कुछ एडवांटेजेस हैं तो ग्लोब के कुछ लिमिटेशंस भी हैं। A globe can be useful when we want to study the earth as a whole, but when we want to study only a part of the earth as for example as our countries, states, districts, towns and villages, it is of little help. In such a situation, we use maps. A map is a representation or a drawing of the Earth's surface or a part of it drawn on a flat surface. अभी important है definition map की. A map is a representation or a drawing of the Earth's surface or a part of it drawn on a flat surface according to the scale. But it is impossible to flatten a round shape completely. तो इसमें बोलना चाह रहे हैं कि मैप का डेफिनेशन की एक ड्राइंग है अर्थ सरफेस की जो एक फ्लैट पेपर में, फ्लैट सरफेस में बना हुआ है। We find that maps are useful to us for various purposes. One map shows a small area and a few facts. Another map may contain as many facts as a big book. When many maps are put together, we call it an atlas. Atlases are of various sizes, measurements drawn on different scales. Maps provide more information than on a globe. They are of various types, some of them are described below. तो अब हम अलग अलग टाइप के मैप के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बोल रहा है कि फिजिकल मैप क्या होता है। तो फिजिकल मैप की डेफिनेशन हम देखते हैं। मैप्स शोइंग नेचुरल फीचर्स ऑफ द अर्थ सच एज माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, रिवर्स, ओशियंस एक्सेट्रा आर कॉल्ड फिजिकल और रिलीफ मैप्स। नेक्स्ट है पॉलिटिकल मैप क्या होता है। पॉलिटिकल मैप्स शोज सिटीज, टाउन्स, villages and different countries and states of the world. इनको बोला जाता है पॉलिटिकल मैप। थर्ड पढ़ते हैं हम यहाँ थीमेटिक मैप। सम मैप्स फोकस ऑन स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन such as road maps, rainfall maps, map showing distribution of forests, industries, etc. And these maps are called thematic maps. So these maps are given suitable titles on the basis of information provided in these maps. There are three components of maps. तो मैप में क्या क्या चीज़ का रिप्रेजेंटेशन होता है उसके हिसाब से थ्री कंपोनेंट्स बताए गए हैं। तो सबसे पहला है डिस्टेंस, सेकेंड इज डायरेक्शन, थर्ड इज सिंबल। तो ये इंपॉर्टेंट है, उसमें क्या क्या रिप्रेजेंटेशन है। सबसे पहले है डिस्टेंस, सेकेंड इज डायरेक्शन और थर्ड इज सिंबल कि हम किस फीचर को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो सबसे पहले आते हैं डिस्टेंस। Maps are drawings which reduce the entire world or a part of it to fit on a sheet of paper. Or we can say maps are drawn to reduced scales. But this reduction is done very carefully so that distance between the places is real. मतलब हम एक स्केल डिसाइड करते हैं कि यदि हम 1000 को 1000 किलोमीटर्स को 1 मिलीमीटर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो हम 5000 किलोमीटर को 5 मिलीमीटर से रिप्रेजेंट करेंगे। It can only be possible when a small distance on paper represents a large distance on the ground. Therefore, a scale is chosen for this purpose. Scale. अब scale क्या होता है? Scale is the ratio between actual distance on ground and the distance shown on map. तो क्या बोलना चाह रहा है? Actual distance on ground and the distance shown on map. इसको बोलते हैं, इन दोनों के रेशियो को बोलते हैं हम scale.
For example, the distance between your school and your home is 10 km. If you show this 10 km distance by 2 cm on a map, it means 1 cm on the map will show 5 km. ये तो समझ आया होगा, simple mathematics है. The scale of your drawing will be 1 cm is equal to 5 km. Thus, scale is very important in any map. If you know the scale, you will be able to calculate the distance between any two places on a map. When large areas like continents or countries are to be shown on a paper, then we use a small scale. For example, 5 cm on the map shows 500 km of the ground. It is called small scale map. When a small area like our village or a town is to be shown on paper, then we use a large scale. That is, 5 cm on the map shows 500 meters only on the ground. It is called large scale map. Large scale map gives more information than small scale map. अब देखो यहाँ पे एक वैसे ही एक मैप ऑफ विलेज बताया गया है. तो यहाँ पे लिखा गया है कि देखो एक साइड शॉप है, एक साइड पोस्ट ऑफिस है, एक साइड कम्युनिटी सेंटर है, एक साइड वेल है, एक साइड प्ले ग्राउंड है. तो इसमें डायरेक्शन भी समझ आ रहा है अपन को, नीचे स्केल भी लिखा हुआ है और अलग अलग सिंबल के थ्रू बताया गया. जैसे वेल को डॉट से बताया है, ट्रीज को ऐसे पेड़ का सिंबल बना के बताया है. ऐसे अलग अलग सिंबल्स होते हैं जिनको आगे जाके हम स्टैंडर्डाइज्ड वे में पढ़ेंगे. ठीक है, तो यहाँ आते हैं. चलो, डायरेक्शन हमने सबसे पहले देख लिया स्केल. अब हम आते हैं डायरेक्शन के ऊपर. तो डायरेक्शन क्या होता है? मोस्ट मैप्स कंटेन एन एरो मार्क्ड विद द लेटर एन. तो हर मैप, बहुत सारे मैप में एक एरो बना रहता है, उसमें लेटर लिखा रहता है एन एट द अपर राइट हैंड कॉर्नर. दिस इज, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना अपर राइट हैंड कॉर्नर पे. पहले हम देखते हैं, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है नॉर्थ. ये कर्सर देख रहे होंगे आप, तो ये है नॉर्थ, ऊपर लिखा हुआ है नॉर्थ. तो वैसे ही दिस एरो शोज द नॉर्थ डायरेक्शन. इट इज कॉल्ड द नॉर्थ लाइन. यहाँ पे देखिए मैं अंडरलाइन कर रही हूँ. दिस इज कॉल्ड द नॉर्थ लाइन. When you know the north, you can find out the other directions. जैसे north, south, east, west. These are called cardinal points. Other 4 intermediate directions are northeast, southeast, southwest और northwest. और इनको फिर हम लोकेट कर सकते हैं एक्यूरेसी से. अब इसमें बोला गया ऊपर मैप के हिसाब से अलग अलग बोला गया कि बताओ कम्युनिटी सेंटर किस डायरेक्शन में है, विलेज का वेल किस डायरेक्शन में है, स्कूल किस डायरेक्शन में, ये सब. नेक्स्ट हम आते हैं सिंबल्स. हमने 2 चीज़ देख ली, स्केल देख लिया, डायरेक्शन देख लिया. अब थर्ड हम पढ़ते हैं सिंबल्स. इट इज़ द थर्ड इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ अ मैप. It is not possible to draw on a map the actual shape and size of different features such as buildings, roads, bridges, trees, railway lines or a well. So they are shown by using certain letters, shades, colors, pictures and lines. These symbols give a lot of information in a limited space. With the use of these symbols, map can be drawn easily and are simple to read. Even if you don't know the language of an area and therefore cannot ask someone for directions, you can collect information from the maps with the help of these symbols. Maps have a universal language that can be understood by all. There is an international agreement regarding the use of these symbols. These are called conventional symbols. Some of the conventional symbols are given below. तो अब ये वाले आप इसमें बॉक्स में देखिएगा कि रेलवे लाइन को कैसे रिप्रेजेंट किया गया है, लिखा है यहाँ पे. रोड्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, बाउंड्री को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं. बाउंड्री में भी सबसे पहले इंटरनेशनल का अलग है, स्टेट का अलग है, डिस्ट्रिक्ट का अलग है. उसके बाद रिवर, वेल, टैंक, कैनाल, ब्रिज, वैसे टेम्पल, चर्च, मॉस्क एंड छतरी. उसके बाद नेक्स्ट है पोस्ट ऑफिस को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, पोस्ट एंड टेलीग्राफ ऑफिस को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, पुलिस स्टेशन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, फिर सेटलमेंट, फिर ग्रेवयार्ड, फिर ट्रीज और ग्रास. नेक्स्ट आते हैं हम, वेरियस कलर्स आर यूज फॉर द सेम पर्पज. अब कभी क्या होता है, कलर्स से भी हम डिस्टिंग्विश करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ब्लू इज यूज फॉर शोइंग वाटर बॉडीज, ब्राउन इज यूज फॉर शोइंग माउंटेन्स, येलो इज यूज फॉर शोइंग प्लेट्यू एंड ग्रीन इज यूज फॉर शोइंग प्लेन्स. देखो यहाँ पे जैसे अलग अलग कलर से बताया गया है ना, जहाँ पे ग्रीन है वहाँ पे समझ आ जाएगा कि पेड़ वाला एरिया, ब्लू है तो रिवर बॉडी, वाटर बॉडी है, ये सब समझ आ जाएगा. अब नेक्स्ट टॉपिक अपन यहाँ पे पढ़ते हैं कि स्केच क्या होता है. A sketch is a drawing mainly based on memory and spot observation and not to scale. तो sketch भी बेसिकली एक टाइप की ड्राइंग ही है, बट जैसा हमने उस टाइम देखा उस हिसाब से है. ये एक स्केल में नहीं बनाया जाता, मतलब ज़रूरी नहीं है कि उसमें जितने दूर पे जो बॉडीज़ या जो चीज़ें दिख रही हैं वो एग्जैक्टली स्केल पे उतने ही दूर हों. Sometimes a rough drawing is required of an area to tell where a particular place is located with respect to other places.
Suppose you want to go to your friend's house, but you don't know the way. Your friend may use a rough drawing to show the way to his house. Such a rough drawing is drawn without scale and is called sketch map. Next एक होता है plan. A plan is a drawing of a small area on a large scale. तो छोटा एरिया है उसको हम बड़े स्केल में ड्रॉ करके बताते हैं कि ये प्लान है. A large scale map gives lot of information, but there are certain things which may sometimes want to know, for example the length and breadth of the room, which can't be shown in a map. At that time we can refer drawings जिनको हम बोलते हैं drawn to scale. ये स्केल पे ड्रॉ की जाती है और इनको बोला जाता है प्लान. आई होप आप सभी को ये वाला चैप्टर भी काफ़ी अच्छे से क्लियर हुआ होगा. यहाँ पे बस मैं ये बोलना चाहूँगी कि ये वाला चैप्टर ना ही प्रीलिम्स और ना ही मेंस पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, मतलब एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अगेन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट यदि एक स्टूडेंट को ज्योग्राफी अच्छे से पढ़ना है तो. अब हम यहाँ पे नेक्स्ट चैप्टर भी अपना स्टार्ट कर देते हैं, मेजर डोमेन्स ऑफ अर्थ. आई होप कि शायद ये चैप्टर पूरा नहीं खत्म हो पाएगा इस वाले वीडियो में, बट आगे हम इसी को कंटिन्यू करेंगे. बट अभी हम इस वीडियो में एटलीस्ट इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम एक ओवरव्यू लेते हैं कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे. तो सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे लिथोस्फीयर क्या होता है. व्हाट आर बेसिकली द 4 स्फीयर्स ऑफ अर्थ. तो फर्स्ट वन इज लिथोस्फीयर, सेकंड वन इज एटमॉस्फेयर, थर्ड वन इज हाइड्रोस्फीयर एंड फोर्थ वन इज बायोस्फीयर. उसके बारे में हम सबके बारे में डिटेल पढ़ेंगे. तो फर्स्ट इज लिथोस्फीयर के बारे में डिटेल पढ़ेंगे जिसमें कॉन्टिनेंट्स और ओशियन बेसिन की बात की जाएगी. यहाँ पे आप देखिए हम एक मैप की बात कर रहे हैं जहाँ पे बेसिकली ओशियंस बताए गए हैं, कॉन्टिनेंट्स बताए गए हैं और मेन माउंटेन सीरीज भी बताई गई है इसी मैप में. इसको हम आगे डिस्कस करेंगे. उसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कि कॉन्टिनेंट्स क्या होते हैं, हमारे यहाँ कितने कॉन्टिनेंट्स हैं और कौन कौन से कॉन्टिनेंट है. दैट इज एशिया, अफ्रीका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, एंटार्क्टिका. ये सब हम पढ़ेंगे और यहाँ पे हम हर एक कॉन्टिनेंट में देखेंगे कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं. स्ट्रेट क्या होता है, इस्थेमिस क्या होता है, ये सब भी हम पढ़ेंगे. नेक्स्ट इज हम पढ़ेंगे व्हाट इज हाइड्रोस्फीयर और अर्थ को ब्लू प्लैनेट क्यों बोला जाता है. उसके बाद हम पढ़ेंगे ओशियंस और ये भी पढ़ेंगे कि हमारे यहाँ कितने ओशियन हैं, कौन कौन से ओशियन हैं. हमने 2 टॉपिक देख लिया. सबसे पहले हमने 2 स्फीयर्स देखेंगे, दैट इज हाइड्रोस्फीयर और लिथोस्फीयर. थर्ड स्फीयर है हमारा एटमॉस्फेयर. तो हम एटमॉस्फेयर के बारे में डिटेल पढ़ेंगे. जो राइट साइड में यहाँ पे डायग्राम दिया गया है अलग अलग स्फीयर्स का, मतलब एटमॉस्फेयर के अंदर जो स्फीयर्स हैं, ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मीजोस्फीयर, थर्मोस्फीयर, एक्सोस्फीयर, हम इन सब स्फीयर्स के बारे में भी पढ़ेंगे. उनके कंसंट्रेशन के भी बारे में पढ़ेंगे कि कौन से लेयर में कौन से एयर या कौन से टाइप की गैसेस ज़्यादा हैं. उसके बाद हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ बायोस्फीयर और इसको डोमेन ऑफ लाइफ क्यों बोला जाता है और इस बायोस्फीयर का इंपॉर्टेंस क्या है, यहाँ पे कौन कौन सी गैसेस हैं, हम ये सब भी पढ़ेंगे. और इस तरह हम कवर करेंगे अपना ये वाला पूरा चैप्टर. ठीक है, अब हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं. बेसिकली स्टार्टिंग से जो हमने देखा कि सबसे पहले पढ़ेंगे हम लिथोस्फीयर क्या होता है. Lithosphere. The solid portion of the earth on which we live is called lithosphere. The gaseous layers, तो basically हमें lithosphere को यहाँ पे highlight कर लेते हैं. The gaseous layers that surround the earth is called atmosphere. अब जो gaseous layers होती है जो अर्थ को सराउंड करती है उनको बोलते हैं atmosphere, where oxygen, nitrogen, carbon dioxide और other gases are found. Water covers a very big area of the earth's surface and this area is called hydrosphere. तो वाटर एक बहुत बड़े एरिया में रहता है और उसको हम बोलते हैं हाइड्रोस्फीयर. लास्ट इज बायोस्फीयर. तो बायोस्फीयर इज द नैरो जोन वेयर वी फाइंड लैंड, वाटर एंड एयर टुगेदर, जहाँ पे लैंड, वाटर और एयर एक साथ होता है बायोस्फीयर में. अब आते हैं हम लिथोस्फीयर के डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के बारे में. द सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड लिथोस्फीयर. इट कंप्राइजेस द रॉक्स ऑफ द अर्थ्स क्रस्ट एंड थिन लेयर्स ऑफ सॉइल that contain nutrient elements which sustain organisms. तो क्या बोलना चाह रहे हैं, the solid portion of the earth is called lithosphere. There are 2 main divisions of the earth's surface. The large land masses of the earth's surface are called continents and the huge water bodies are called oceans. तो जो large land masses हैं उनको हम क्या बोल रहे हैं, continents, और जो huge water bodies हैं उनको हम क्या बोलना चाह रहे हैं, ocean basins. All the ocean basins of the world are connected with वन अनदर. अब ये तो हमको समझ ही आ रहा होगा कि वाटर बॉडी को आप ऐसे अलग नहीं कर सकते कि ये वाला पानी अलग है, ये वाला पानी अलग है. तो वही बोलना चाह रहा है कि ऑल द ओशियंस ऑफ द वर्ल्ड आर कनेक्टेड विथ वन अनदर.
The level of sea water remains the same everywhere. Elevation of land is measured from the level of sea which is taken as 0. ये important point है. अब यहाँ पे आप लोग मैप में देखिए, मैप में आपको दिख रहा होगा अलग अलग कॉन्टिनेंट. तो ये पहले हम कॉन्टिनेंट्स के बारे में आगे पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम एक बार आके मैप को वापस रिवाइज कर लेंगे. The highest mountain peak, Mount Everest, is 8848 meters above the sea level. ये important है कि जो हमारा highest mountain peak है on the earth वो कितना 8848 meters, that is 8.8 kilometers की height पे है sea level से. The greatest depth of 11,022 meters is recorded at Mariana Trench. तो हमने highest point देखा Mount Everest और हम deepest point देख रहे हैं depth जिसकी है 11,022 meters, that is recorded at Mariana Trench in Pacific Ocean. तो ये कहाँ पे है? Pacific Ocean में. अब आते हैं हम, अब यहाँ पे पहले डू यू नो में देखो, ये इंपॉर्टेंट चीज लिखी हुई है कि एडमंड हिलेरी जो कि न्यूजीलैंड के थे और टेंजिंग नॉर्वे जो शेरपा इंडिया के थे वर द फर्स्ट मेन टू क्लाइंब द हाईएस्ट माउंटेन पीक, दैट इज माउंट एवरेस्ट ऑन द प्लैनेट अर्थ ऑन 29 मई 1953. जुंको तबाई जो जापान की थी was the first women to reach the summit on 16th May 1975. तो इनका नाम क्या था? जुंको तबाई. The first Indian women to climb the highest peak was बचेंद्री पाल और इनने कब किया था? 23 मई को 1984 में. ये इंपॉर्टेंट है, जनरल स्टडीज या किसी जीके वाले पेपर में भी पूछ लेते हैं. अब आते हैं हम कि कॉन्टिनेंट्स क्या है. तो देयर आर 7 मेजर कॉन्टिनेंट्स. दीज आर सेपरेटेड बाय लार्ज वाटर बॉडीज. तो अलग अलग कॉन्टिनेंट है, उनके बीच में ओशियंस है. दीज कॉन्टिनेंट्स आर एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और एंटार्क्टिका. तो एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए. एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और एंटार्क्टिका. अब हम एक एक कॉन्टिनेंट के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे. तो फर्स्ट इज एशिया. तो एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट. इट कवर्स 1/3 of the total land mass of the earth. The continent lies in the eastern hemisphere. The Tropic of Cancer passes through this continent. Asia is separated from Europe by Ural Mountains. ये important है geography point of view से. Ural Mountains on the west. The combined landmass of Europe and Asia is called Eurasia. यूरोप और एशिया को combine करके क्या बोलते हैं? यूरेशिया. अब आते हैं हम यूरोप के बारे में. Europe is much smaller than Asia. The continent lies to the west of Asia. The Arctic Circle passes through it. It is bound by water bodies on the 3 sides. Look at the map. अब मैप देखेंगे तो हमको यूरोप की लोकेशन पता चलेगी. Africa. Africa is the second largest continent after Asia. सबसे बड़ा कौन सा था? एशिया. उसके बाद है अफ्रीका. The equator or the 0° latitude runs almost through the middle of the continent. A large part of Africa lies in northern hemisphere. हमको ये मैप देख के समझ आ जाएगा. और अफ्रीका ही ऐसा कॉन्टिनेंट है, ओनली कॉन्टिनेंट थ्रू विच ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तीनों पास होते हैं अफ्रीका से. The Sahara Desert, the world's largest hot desert, is located in Africa. The continent is bound on all the sides by oceans and seas. अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट रिवर की बात की गई है, दैट इज वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रिवर जो कि है रिवर नाइल, वो अफ्रीका से फ्लो होती है. अब यहाँ पे देखने बोल रहा है, नोटिस वेयर द इक्वेटर, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास इन द मैप ऑफ अफ्रीका. North America is the third largest continent of the world. It is linked to South America by a narrow strip of land और उसको बोलते हैं हम Themis of Panama. तो अब क्या बोलना चाह रहे हैं कि नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका एक दूसरे से लिंक है. किस चीज से लिंक है? Themis of Panama से. अब साउथ अमेरिका के बारे में पढ़ते हैं. साउथ अमेरिका lies mostly in the southern hemisphere. Which two oceans surround it on east and west? तो हम देखेंगे एक साइड है अटलांटिक ओशियन और एक साइड है पैसिफिक ओशियन. The Andes, that is the world's longest mountain range, runs through its length from north to south. South America has the world's largest river. अभी हमने world's longest river देखा, वो था रिवर नाइल जो कि अफ्रीका में थी. अब वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर है अमेजन जो कि साउथ अमेरिका में है. अब यहाँ पे सबसे पहले आप राइट साइड में देखिए जहाँ पे नॉर्थ और साउथ अमेरिका का मैप बना हुआ है और इस्थेमस बताया गया है और स्ट्रेट बताया गया है. तो इस्थेमस का डेफिनेशन होता है अ नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड जॉइनिंग 2 लैंड मासेस. जैसे हमने पनामा इस्थेमस देखा था कि नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को पनामा इस्थेमस कनेक्ट कर रहा है. एक नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड है जो 2 लैंड मासेस को ज्वाइन कर रहा है.
अब स्ट्रेट क्या है? अ स्ट्रेट इज अ नैरो पैसेज ऑफ वाटर कनेक्टिंग टू लार्ज वाटर बॉडीज लाइक सीज एंड ओशियंस। तो जो बहुत सारी वाटर बॉडीज है, मतलब दो जो मेजर वाटर बॉडीज है उनको कनेक्ट कर रहा है कोई वाटर बॉडी, वो है स्ट्रेट। और एक नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड जो दो बड़े लैंड मासेस को कनेक्ट कर रहा है वो है स्थैमस। अब देखते हैं हम ऑस्ट्रेलिया के बारे में। तो ऑस्ट्रेलिया इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट दैट लाइज एक्सट्रीमली इन द सदर्न दैट लाइज एंटायरली इन द सदर्न हेमिस्फेयर। इट इज सराउंडेड ऑन ऑल द साइड्स बाय ओशियंस एंड सीज, और इसलिए इसको बोलते हैं आइलैंड कॉन्टिनेंट, और ये स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है। अब द लास्ट कॉन्टिनेंट के बारे में हम पढ़ते हैं एंटार्क्टिका। एंटार्क्टिका लाइज कंप्लीटली इन सदर्न हेमिस्फेयर और इट इज अ ह्यूज कॉन्टिनेंट। द साउथ पोल लाइज ऑलमोस्ट एट द सेंटर ऑफ द कॉन्टिनेंट. As it is located in the South Pole region, it is permanently covered with thick ice sheets. There are no permanent human settlements. Many countries have research stations in Antarctica. India also has research station there. और इंडिया के रिसर्च स्टेशन का नाम क्या है? एक और है, इसमें लिखा नहीं है, भारती, मैत्री और दक्षिण गंगोत्री। तो बेसिकली 3 रिसर्च स्टेशन है जहाँ पे इंडिया अपना रिसर्च करती है, अलग अलग क्लाइमेटिक सीजन्स और अलग अलग चीज़ों को देखते हुए। अब इसके आगे का जो हम चैप्टर है और आगे के टॉपिक्स हैं हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और बायोस्फीयर। इस वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी और आप सभी को ये सब टॉपिक्स भी अच्छे से समझ आए होंगे। थैंक यू एस्पिरेंट्स। नाउ वी शैल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।